नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाली याचिका की खारिज। याचिकाकर्ता पर लगाया 50,000 का जुर्माना। ईवीएम में सुधार की लगाई गई थी याचिका। दिल्ली से जयपुर वापस लौटे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ही सीएम बने रहने के मिल रहे हैं संकेत। 1-2 दिन में हो जाएगी पूरी तस्वीर साफ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच लगेगी। ये देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1017 अंकों की तेजी के साथ 57,427 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 276 अंकों की तेजी के साथ 17,094 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात करते हैं इस बुलेटिन से जुड़ी खबरों की। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। मीडिया रोज एक नए नाम के साथ सामने आता है, दावा करता है कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का नाम तय हो गया है, लेकिन ये दावे 24 घंटे भी नहीं टिक पाते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन का अंतिम दिन था। कांग्रेस के चुनाव कार्यालय पर आज जबरदस्त गहमागहमी रही। तो किस किस ने भरा नामांकन और कौन है रेस में आगे, इस पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो तमिलनाडु केरल के बाद अब तीसरे राज्य में एंट्री कर चुकी है। इस बार राहुल गांधी पहुंचे हैं ऐसे राज्य में जहां सरकार बीजेपी की है। इसके अलावा बात करेंगे संसद भवन पर लगे शेरों की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। साथ ही जानेंगे कि क्यों एक बार फिर तेज हो रही किसान आंदोलन की आहट और टीआरएस के किस फैसले ने किया सभी को हैरान। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबरों पर भी होगी चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और आज नामांकन का आखिरी दिन था। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन तक कई नामों पर चर्चा चली और कई बड़े ट्विस्ट भी आए, लेकिन आखिर में मात्र 3 लोगों ने ही नामांकन भरा। तो आखिर कौन है वो 3 लोग जो लड़ने वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की रेस में अब 3 नाम हैं, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन 3 लोगों ने ही नामांकन भरा है। 30 नवंबर यानी आज अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और आज सिर्फ 3 बजे तक ही नामांकन भरने का समय रखा गया था। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि आज ये साफ होना था कि अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है। क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद कई नामों पर चर्चा चल रही थी और खासकर राजस्थान संकट के बाद तो कई और नाम जुड़ गए थे। लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन तस्वीर साफ हो गई और अब 3 नाम सामने आ गए हैं, जो हैं शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.एन. त्रिपाठी। हालांकि के.एन. त्रिपाठी के नामांकन ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इनका नाम कहीं भी नहीं था। झारखंड कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने नॉमिनेशन के बाद कहा कि पार्टी नेताओं के फैसले का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं चुनाव में खड़गे की एंट्री ने जहां एक तरफ सभी को चौंका दिया था, वहीं दूसरी तरफ पूरी बाजी ही पलट दी, क्योंकि अब खड़गे को ही मजबूत दावेदार माना जा रहा है और उनके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खड़गे का नाम सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने घोषणा भी की कि वो अब खड़गे के साथ हैं। दिग्विजय खड़गे के प्रस्तावक भी बने। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नामांकन भरने के बाद शशि थरूर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। ऐसे में अब इंतजार है 19 अक्टूबर का, जिस दिन साफ हो जाएगा कि किसे मिली है कांग्रेस की कमान। मुकाबला तो सिर्फ खड़गे और थरूर के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब तीसरे उम्मीदवार की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय बना दिया और अचानक हुए इस नामांकन ने सभी को हैरान भी कर दिया। हालांकि चुनाव में खड़गे की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है और अगर खड़गे जीतते हैं तो कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं। वैसे कर्नाटक में तो आज राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। देखेंगे रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 23वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही पदयात्रा गुरुवार को केरल का चरण पूरा करने के बाद आज कर्नाटक में प्रवेश कर गई। पिछले 22 दिनों से चल रही इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हैं और राहुल के साथ पदयात्रा में साथ चल रहे हैं। अब तक यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। आज भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के चामराजनगर के ऊटी कालीकाट जंक्शन से शुरू हुई। राहुल ने यात्रा से पहले कहा कि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। ये यात्रा हर हाल में कन्याकुमारी से
कश्मीर तक जाएगी। कर्नाटक पहुंचने से पहले राहुल के स्वागत पे लगे पोस्टर्स को फाड़ दिया गया था, जिसका आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा, वो हमारे पोस्टर और फ्लैग में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा जारी रखा तो कर्नाटक में भाजपा का कोई भी नेता खुलकर नहीं घूम पाएगा। राज्य में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास ऐसा करने की ताकत है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस मामले को लेकर पुलिस से बात की थी। सिद्धारमैया ने कहा, वो इस तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस विभाग से कहना चाहूंगा कि अगले 6 महीनों में सरकार बदल जाएगी, कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी और मैं यही चेतावनी पुलिस को भी दे रहा हूं। कर्नाटक में राहुल के पोस्टर फाड़ने की घटना ये बताने के लिए काफी है कि राज्य में बीजेपी इस यात्रा से काफी डर गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिनों तक कर्नाटक के 7 जिलों को कवर करेगी। अपनी कर्नाटक यात्रा में राहुल 511 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनाव में कांग्रेस को इस यात्रा का फायदा मिलना तय माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि राहुल की यात्रा से बीजेपी डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा आज बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक पहुंच गई, जहां राहुल एक अलग ही अंदाज में नजर आए और राज्य में कांग्रेस की इस दहाड़ से बीजेपी डर गई है। वैसे दहाड़ का मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है और ये दहाड़ थी उन शेरों की जो नए संसद भवन पर लगाए गए थे, जिसको लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। सेंट्रल विस्टा में शेरों के मुंह खुले रहेंगे। शेरों को शांत मुद्रा में लाने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि सेंट्रल विस्टा में किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप ये तय करेंगे कि कैसे प्रतीक हो? आप इनको जैसे देखेंगे ये वैसा ही दिखेगा। ये देखने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। शेरों की प्रतिमा किसी भी तरह राष्ट्रीय प्रतीक कानून के खिलाफ नहीं है। दरअसल याचिका में दावा किया गया था कि शेरों की प्रतिमा वाला डिजाइन भारत के राज्य प्रतीक अधिनियम 2005 का उल्लंघन है। इससे राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंची है। खुले मुंह के शेरों की प्रतिमा को सही किया जाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे। खुले मुंह वाले शेर आक्रामक प्रतीत होते हैं, उनके मुंह खुले और कुत्ते दिखाई देते हैं, जबकि इसे अशोक की सारनाथ स्तंभ के शेर के समान होना चाहिए, जो एकदम शांत हैं। याचिका में कहा गया है कि 4 शेर बुद्ध के 4 मुख्य आध्यात्मिक दर्शन के प्रतीक हैं, जो केवल एक डिजाइन नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व है। राज्य के प्रतीक के डिजाइन में बदलाव इसकी पवित्रता का उल्लंघन करता है। इस प्रतिमा पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। सड़क से लेकर संसद तक विवाद हुआ था। विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी सरकार पर नेशनल सिंबल के स्वरूप को बदलने का आरोप लगाया था और इसे बदलने की मांग की थी, जबकि मोदी सरकार के शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सफाई देते हुए कहा था कि अगर सारनाथ स्थित नेशनल सिंबल के आकार को बढ़ाया जाए या नए संसद भवन पर बने प्रतीक के आकार को छोटा किया जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा और कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार के दावे को सही माना है। कोर्ट का कहना है कि संसद भवन के ऊपर लगे शेरों की दहाड़ में कुछ गलत नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर मनमानी और इतिहास बदलने के आरोप लगाता आया है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मोदी सरकार पर तो किसान भी आरोप लगा रहे हैं और अब एक बार फिर किसानों ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। क्या है किसानों का प्लान, जानेंगे रिपोर्ट में। गन्ने की खरीद को लेकर किसान परेशान हैं। फसलों की एमएसपी को लेकर अपने ही वादे से पीछे हटती दिख रही है सरकार। अब सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का समय फिर आ गया है। जल्द ही किसान सड़कों पर उतरेंगे। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसान लोग हैं और एक बार फिर आंदोलन को तैयार हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार ने जमीन पर कब्जे की मुहिम चला रखी है। किसानों से जमीन लेकर उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। पूरा लखनऊ का एयरपोर्ट किसानों की जमीन पर बना है। अब उसकी जमीन अडानी को फ्री में दे दी गई है। टिकैत ने कहा सरकार के खिलाफ सबको एकजुट होना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल की तरह पूरा विपक्ष सड़क पर निकल पड़े, नहीं तो बाद में सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। बीजेपी का नाम लिए बिना टिकैत ने कहा कि ये लोग सबके आंदोलन पर रोक लगाएंगे, राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगाएंगे, विरोधियों को पैसे से कमजोर करेंगे। ये लोग देश में सिर्फ एक पार्टी का शासन चाहते हैं। पूरे विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही टिकैत ने दावा किया कि यूपी चुनावों में बेईमानी हुई थी। टिकैत ने कहा कि यूपी इलेक्शन बेईमानी से जीता गया है। यहाँ पर चुनाव कराने वाले अधिकारियों ने ही 100 सीटों पर बेईमानी से जीत दिला दी। जनता ने 30,000 वोट से कैंडिडेट को हरा दिया, लेकिन हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। अगर चुनाव ईमानदारी से होते तो सरकार किसी और की बनती। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान एक बार फिर आंदोलन को तैयार हैं।
यानी किसानों का ये ऐलान मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वैसे मुश्किलें तो केसीआर के ऐलान ने भी मोदी सरकार की बढ़ा दी हैं। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले एक बड़ा फैसला किया है। तो क्या है केसीआर का वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले सत्ता पर काबिज टीआरएस पार्टी ने एक विमान खरीदने का फैसला किया है, जिससे वो विमान से देश भर का दौरा कर सके। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक करीब 80 करोड़ रुपए में केसीआर ने एक छोटा विमान खरीदने का फैसला गुरुवार को लिया है। इस विमान में 6 से 8 सीटों की व्यवस्था होगी। केसीआर जब टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की औपचारिक घोषणा करेंगे, फौरन उसके बाद यानी 5 अक्टूबर को विजयादशमी के मौके पर विमान का ऑर्डर दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस सुप्रीमो केंद्र में राष्ट्रीय विकल्प बनाने के अपनी कोशिश में दूसरे विपक्षी दलों और गैर बीजेपी शासित राज्यों का दौरा करने के लिए इस विमान का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपनी हालिया यात्राओं के दौरान महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों का दौरा करने के लिए चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल किया था, जिसमें काफी खर्च आया था। उसी खर्च में कटौती के लिए अब केसीआर ने अपना विमान खरीदने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दशहरा पर तेलंगाना राष्ट्र समिति को एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर सकते हैं। इस योजना का जिक्र पहली बार इस साल अप्रैल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया था। इसके अलावा देश भर में अपनी पार्टी को बढ़ावा देने और दूसरे राज्यों में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए उन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन खरीदने का फैसला लिया। देश की राजनीति में केसीआर आगे बढ़ने के लिए अपनी सभी तैयारियों को पूरा करने में जुट गए हैं। टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने से पहले पार्टी का नाम, झंडा और एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है। यानी केंद्र की राजनीति करने के लिए केसीआर ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इससे पहले केसीआर महागठबंधन की मजबूती के लिए कोशिश कर चुके हैं। खबरों की माने तो महागठबंधन की तरफ से वो खुद को पीएम पद का दावेदार भी बता चुके हैं। केसीआर ने एक छोटा विमान खरीदने का फैसला लिया है। इस विमान में 6 से 8 सीटों की व्यवस्था होगी, जिससे वो पूरे देश का दौरा करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूती देंगे, क्योंकि वो अब देश की राजनीति में एंट्री करके मोदी सरकार को सीधी चुनौती देना चाहते हैं। वैसे सिर्फ विपक्षी नहीं, मोदी सरकार के लिए अपने ही अब चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के मंत्री ही देश की बदहाल स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। किस मंत्री ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के चलते अक्सर ही मोदी सरकार को खटकते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके गडकरी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते और सरकार की खामियों को गिनाते हैं। उसी कड़ी में अब उन्होंने ऐसे मुद्दों पर सरकार को निशाना बनाया है जिन पर देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। यानी कि इशारों में गडकरी ने एक बार फिर यात्रा का समर्थन कर दिया और देश की बदहाल स्थिति पर चिंता जाहिर की। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने देश में बढ़ रहे अमीर गरीब की खाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, एक समृद्ध देश होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। इस खाई को पाटने की जरूरत है। देश में ये 124 आकांक्षी जिले सामाजिक और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ रहे हैं। देश में शहरी क्षेत्रों में तो विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं और अवसरों की कमी के कारण एक बड़ी आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ असमानता बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब आबादी वाला अमीर राष्ट्र है। अब अपने बयानों के जरिए एक बार फिर गडकरी ने मोदी सरकार की खामियों को उजागर किया है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। अब इसी बीच गडकरी का ये बयान यात्रा के समर्थन से जोड़कर ही देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी गडकरी इस यात्रा की तारीफ कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात फिर लगे महंगाई के झटके की। जल्द ही त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले लोग खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज आरबीआई ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। जी हां, आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है, जिसमें रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई। यानी अब होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन सब महंगा हो गया। तो कितने बढ़े आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में महंगाई से हाहाकार मचा है। खाने से लेकर तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश की जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि कुछ तो करो सरकार, लेकिन केंद्र है कि सुनने को ही तैयार नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आरबीआई भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। अब एक बार फिर बैंक ने रेपो रेट में बदलाव किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.40% से बढ़ाकर 5.90% कर दिया है। 5 महीने में अब तक रेपो रेट में 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को
5.65% से बढ़ाकर 6.15% कर दिया गया है। बैंक के इस फैसले ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन सब महंगा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस बढ़ोतरी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सफाई भी दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। महंगाई दर अब भी आरबीआई द्वारा तय कंफर्ट जोन 2.6% के ऊपर है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में कमेटी ने जो फैसले लिए हैं वो जनता की भलाई के लिए हैं। अब भले ही गवर्नर इसे लोगों के हित में लिया गया फैसला बता रहे हो, लेकिन आने वाले समय में भी हालात सही नहीं होने वाले, क्योंकि आरबीआई ने खुद खतरे की घंटी बजाई है। बैंक ने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन के अनुमान 7.2% से घटाकर 7% किया है। यानी साफ है कि जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगी तब तक विकास भी नहीं बढ़ेगा और ये हालात देश के लिए चिंताजनक हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।